मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। हम हैं एसटी इन्फ्लुएंसर्स। हम बनाते हैं आपके लिए इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट जो कि आपकी रहनुमाई करता है बैरून मुल्क आला तालीम, कारोबार और जॉब के हसूल के लिए। इस तमाम मालूमात से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पसंद आने पर हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं थिंक ग्लोबल और हम हैं एसटी इन्फ्लुएंसर्स। मेरा नाम है डॉक्टर शाहिद। व्यूअर्स, आपको ये जानकर हो सकता है हैरत हो कि इंसानी बॉडी के अंदर 3 ब्रेन पाए जाते हैं। एक का तो आपको पहले से पता है, दूसरे के बारे में आज हम बात करेंगे और तीसरे के ऊपर हम फिर किसी और सेशन में बात करेंगे। व्यूअर्स, आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक 2 केजी का ऑर्गन पाया जाता है जिसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो। वो ऑर्गन किधर पाया जाता है? वो आपके स्टमक में पाया जाता है और वो मुश्तमिल होता है माइक्रोबियोम के ऊपर। व्यूअर्स, साइंटिस्ट कहते हैं टू फिक्स योर ब्रेन फिक्स योर गट, और वो लोग ये भी कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमने इसलिए चुना है कि ये माइक्रोबियोटा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी सेहत के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर और इवेंचुअली हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इन चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमने 2 फील्ड एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जिनके साथ हम इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तो मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर शहजाद फैसल साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर तनवीर खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप काइंडली अगर आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकें डॉक्टर शहजाद साहब। जी, मैं डॉक्टर शहजाद फैसल चौधरी हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन एंटी एजिंग, रीजनरेटिव एंड मेटाबॉलिक मेडिसिन में है, जो कि मैंने अमेरिका से हासिल की। और ये एक बकदर नया फील्ड है लोगों की नज़र में, लेकिन ये 30 साल पहले शुरू हुआ अमेरिका में तकरीबन, और दुनिया के तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में बहुत तेज़ी के साथ अपनी गुड फीडबैक की वजह से तरक्की कर रहा है। और इसके अंदर हम डिजीज़ की रीजनरेशन करते हैं, यानी कि जो डिजीज़ लोगों के अंदर डेवलप हो जाती हैं, क्रोनिक डिजीज़, उनको रिवर्ट करते हैं, वापस करते हैं, उनको ऑर्गन्स को रीजनरेट करते हैं और डिजीज़ को रिवर्स कर देते हैं, और वो पेशेंट को सारी ज़िंदगी दवाइयों के सहारे पे नहीं गुजारनी पड़ती। और मेटाबॉलिक मेडिसिन यानी हम मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर हो रहा होता है, विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोबायोम और न्यूरोट्रांसमीटर्स और और दूसरे टॉक्सिन्स और केमिकल्स और ब्ला 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 जो भी है उसके साथ डील करते हैं, जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन में सिर्फ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के साथ डील किया जाता है, जबकि हम जो है वो असल में जो बॉडी में हो रहा होता है उसके साथ डील करते हैं मेनली। और एंटी एजिंग यानी कि हमारा प्लान है इंसानी एज को 150 ईयर्स तक लेके जाना। एजिंग इज़ अ डिजीज़, तो हम एजिंग को डिजीज़ समझकर उसको क्योर करते हैं। डिजीज़ के साइंस, डिजीज़ को हम रोक नहीं सकते एजिंग को, लेकिन हम एजिंग को डिले कर सकते हैं। एजिंग के साइंस और सिम्टम जो हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं काफ़ी हद तक। स्किन के ऊपर, बॉडी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको हम रिवर्स करते हैं काफ़ी हद तक। और पेशेंट जो पेशेंट है या वो पर्सन है, वो अगर 60 इयर्स का है तो वो 40 का लगेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो ये एंटी एजिंग का कॉन्सेप्ट है, और इससे लाइफ एक्सटेंशन भी होती है, यानी कि लाइफ की ईयर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और मेन थिंग जो है, वो मेन जो पर्पज़ है वो लाइफ की क्वालिटी बढ़ाना। अगर आपको 60 इयर्स की लाइफ जो है वो हेल्दी मिल जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आपको 100 इयर्स की लाइफ जो है वो अनहेल्दी मिल जाए और आप अस्पतालों के अंदर जो है वो दवाइयों के सहारे पर ज़िंदगी गुजारें। तो लाइफ की क्वालिटी और लाइफ की क्वांटिटी दोनों ही इसके अंदर हमारा मकसद है बढ़ाने का। और हम बहुत खुशअस्लूबी के साथ और बहुत कामयाबी के साथ इस शोबे के अंदर तरक्की कर रहे हैं।
जी, डॉक्टर शहजाद फैसल साहब, आपने इतनी डिटेल के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाया, बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तनवीर साहब, आप भी काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मुझे अपना तारुफ कराते हुए अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग। वाह। और जहाँ तक तारुफ की बात है तो बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, ना जोश जनू हूँ ना राज नेहा हूँ। क्या बात है। तो अब अ, तो मेरा काम जो है वो थोड़ा बहुत आप यूँ कह लें कि साइंस का एक अदना तालिब इल्म हूँ मैं। और जहाँ तक थोड़ी बहुत तहकीक की यहाँ पे किस्मत ने हमें मेहरबान हुई है, तो उस लिहाज से जो है मेरा काम जो है वो गट माइक्रोबायोटा और उससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस जिसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज, उनकी प्रोटेक्शन कि किस तरीके से हम जो है वो बहुत अर्ली एजेस के अंदर, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या हम ये प्री डिफाइन कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री को देखते हुए, उसके पेट में मौजूद जरासीमों को देखते हुए कि आगे चल के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 30 साल बाद ये किस बीमारी में मुब्तला होगा। तो इस तरह का मेरा काम है। मिसाल के तौर पे जैसे स्वीडन के अंदर हमने 100 बच्चों के ऊपर एक तहकीक करी है जो कि तकरीबन अब 5 साल के ऊपर मुहित है। तो हमने उनकी पैदाइश से पहले से ही उनकी जो मदर्स होती हैं उनका माइक्रोबायोटा की एनालिसिस शुरू करी और उसके अंदर तमाम तरह के जो है कोहोर्ट में हमने लोगों को शामिल करा, वॉलंटियर्स को शामिल करा। कुछ में जैसे कि डायबिटीज़ थी, कुछ को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ थी। तो अब हम जो है वो चाइल्ड्स को जो है वो पैदाइश के बाद 5 साल तक हमने अभी तक उनको देखा है और प्लान यही है कि आगे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी तो उनके माइक्रोब्स में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये मेरा जनाब बेसिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। चलें डॉक्टर साहब, ये जानकर बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि आप दोनों डॉक्टर साहबान का एरिया थोड़ा बहुत कॉमन भी है। अब डॉक्टर तनवीर साहब, आपने चूंकि माइक्रोबायोटा का जिक्र किया तो मैं आपसे ही आगाज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि गट माइक्रोबायोटा है क्या और ये अहम क्यों है? देखिए वो जरासीम जो हमारे पेट के अंदर रहते हैं वो अमूमी तौर के ऊपर जो है वो गट माइक्रोबायोटा कहलाते हैं। जब इंसान की पैदाइश होती है तो अमूमी तौर के ऊपर साइंसी तौर पर यह देखा गया है कि वो तमाम तर जरासीमों से पाक होता है। फिर जैसे ही वो पैदा होता है तो उसके चंद ही घंटों बाद वो जरासीम जो कि वो अपने माहौल से हासिल करता है या थ्रू नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ के उस वो एक्वायर करता है, तो वो जाकर उसके पेट के अंदर जो है बच्चों के पेट में कॉलोनाइज होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये अमल जारी रहता है। माँ के दूध से भी जो है वो जरासीम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसे हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स या प्रोबायोटिक्स का नाम हम उसको देते हैं। तो वो फिर अमल जो है वो जारी रहता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से अगर आप देखें कि प्लांट सक्सेशन होती है कि ये जो आज आपको जंगलात नजर आ रहे हैं कई हजार साल पहले ये सहरा की शक्ल में थे, लेकिन ओवर द टाइम वहां पे छोटे मोटे पौधे उगे और फिर माहौलियाती तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और वो आज एक हमें जंगल की शक्ल में नजर आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो गट होती है वो बिल्कुल वीरान होती है। तो 1, 2, 3 और इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है और जब बच्चा सॉलिड फूड खाना शुरू करता है तो उस वक्त जो है या जब उसकी वीनिंग होती है तो उस वक्त उसके जो जरासीम होते हैं पेट के वो अमूमी तौर के ऊपर अपने माँ बाप के जरासीम से जो है वो कई हद तक मुमासलत इख्तियार कर जाते हैं और उस वक्त हम कहते हैं कि जो गट माइक्रोबायोटा है वो मैच्योर हो चुका है। और इस तरीके से क्या होता है कि फिर नए जरासीमों का पेट में आने का जो अमल होता है, जो रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा है वो आके कुछ रुक सा जाता है और उसके बाद जनाब क्या है कि ये वक्त के साथ साथ फिर मिसाल के तौर पे अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उस वक्त क्या है कि एंटीबायोटिक्स हमारे पेट के जरासीमों के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं और मुख्तलिफ तरह के तगय्युरात जो है वो वक्त के साथ रोनुमा होते चले जाते हैं इस तरीके से। ऑलराइट, डॉक्टर शहजाद फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक जसारत की थी कहने की कि इंसानी जिस्म में 3 दिमाग होते हैं। एक तो सबको पता है और दूसरा है वो जो स्टमक के अंदर पाया जाता है। इसके ऊपर अगर आप बताएं कि इसको सबसे पहले तो हम इसको दिमाग माने तो माने क्यों?
और अगर ये दिमाग है तो इसका और जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका आपस में क्या कनेक्शन है और ये उस पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है? जी, पहले तो मैं डॉक्टर तनवीर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की। उसमें 2-3 एडिशंस कर दूँ मैं, ताकि जी, थैंक यू। आपके नाज़रीन को ज़रा ज़्यादा क्लियरली पता लग जाए। सर आपकी ना बहुत आवाज़ भी थोड़ी कम है, काइंडली थोड़ा ऊंची बोल सकें तो। जी, वो मैं 1-2 एडिशन मैं कर दूँ डॉक्टर तनवीर साहब ने जो बातें की उसमें, जी, ताकि थोड़ा ईज़ी हो जाए लोगों को समझना। ओके। एक तो उन्होंने बात की कि जो बच्चों का माइक्रोबायोम है जो डेवलप होता है बर्थ के बाद, तो उसके अंदर ये है कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं और जो बच्चे सिज़ेरियन डिलीवरी से पैदा होते हैं, उनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सेहत के अंदर पूरी ज़िंदगी। हम्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही बहुत। ज़्यादा। हम्म, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स पेशेंट्स को छुरी के नीचे डाल रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन कर रहे हैं सिज़ेरियन बिला वजह, बगैर किसी ज़रूरत के, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन की सेहत को तबाह कर रही है। उससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़, डायबिटीज़, एलर्जीज़, हर किस्म की बीमारियाँ जो हैं, वो उससे पैदा हो रही हैं क्योंकि उस बच्चे का माइक्रोबायोम उस तरह नहीं डेवलप होता जिस तरह नॉर्मल डिलीवरी के साथ पैदा हम्म, होता है। दूसरी बात, एंटीबायोटिक्स की बात की डॉक्टर साहब ने, तो एक कोर्स एंटीबायोटिक का एक बच्चे को, एक कोर्स, सिर्फ एक एंटीबायोटिक का कोर्स, जिसको हम जेली बीन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, बाकी ओवरऑल दुनिया के अंदर भी बहुत इस्तेमाल की जाती है, लेकिन पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है। और नेक्स्ट पेंडेमिक जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पेंडेमिक है। साइंटिस्ट ने ऑलरेडी इसका बता दिया कि दुनिया के अंदर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, और ये पाकिस्तान में शुरू हो चुका है और बाकी दुनिया में भी शुरू हो चुका है। इसने बस फैलना है बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान उसमें टॉप में आएगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, जिस तरह यहाँ पर मैं एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हुई देखता हूँ। तो एक कोर्स एंटीबायोटिक्स का कोलाइटिस का रिस्क, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, बहुत सख्त बीमारी है पेट की और इंसान की पूरी ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, वो आई थिंक 25 या 45% इंक्रीज कर देता है सिर्फ एक कोर्स, प्लस और बहुत सारी बीमारियां और इसके अंदर कैंसर भी शामिल है। और आप देख लें कि कितने कोर्स एक साल के अंदर एक बच्चे को दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वायरल इन्फेक्शंस को एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे और तरीके हैं उसको ट्रीट करने के, जिसके लिए हम अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है, वो पहली तो बात यह है कि वो बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक्स नॉर्मल और हार्मफुल बैक्टीरिया दोनों को मार देते हैं, ठीक है। और दूसरे कि एंटीबायोटिक जब आप बार बार देते हैं, एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के असूल पे अमल करते हैं, तो वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं। तो वो जब नेक्स्ट कोर्स होता है तो वो ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती है, डिफरेंट एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, हायर डोज देनी पड़ती है, दिस एंड दैट ब्ला 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 ब्ला। तो मल्टीपल प्रॉब्लम प्लस इन्फेक्शंस का फ्रीक्वेंसी जो है, रेट जो है वो बढ़ जाती है। उस बच्चे के अंदर जिसको एक एंटीबायोटिक का कोर्स मिलता है, उसको वो अगला सीजन आएगा वायरस का, तो उसको वो ज्यादा जल्दी कैच कर लेगा, उसको ज्यादा सीवियर सिम्टम्स होंगे। फिर अगला आएगा वो और सीवियर, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, क्योंकि माइक्रोबायोम जो है वो हमारा 70% इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आप उसी को मार देंगे तो इम्यूनिटी कहाँ से डेवलप होगी? तो ये थोड़ा सा है। अच्छा, तो बाकी आपने बात की ब्रेन की, तो गट इज आवर सेकंड ब्रेन। सो ब्रेन इसलिए कहलाता है कि हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर 1 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं, 1 बिलियन। और जो हमारा गट है, सॉरी, आपकी बात आपने कहा कि स्टमक के अंदर होता है, तो आमतौर पे लोग स्टमक, पेट को लेते हैं स्टमक, तो आपकी बात ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको साइंस का पता है, मेडिकल साइंस का पता है, उनके लिए स्टमक ही होता है, इंटेस्टाइन होती है। तो स्टमक के अंदर नहीं होता, इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोबायोम होता है, ठीक है। और असल जगह माइक्रोबायोम की लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो तो उसको सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जो कि एक बड़ी खतरनाक बीमारी है
जो कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, क्योंकि बैक्टीरिया को जहाँ पर होना है वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे है। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ब्लोटिंग वगैरह, और जो है वो पेट के अंदर प्रॉब्लम, गैस, दर्द खाने के बाद और सिम्टम्स, और वो फिर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो जाती है, और बेशुमार हेल्थ प्रॉब्लम्स उसके साथ पैदा होते हैं, जिसको कि अनफॉर्चुनेटली कन्वेंशनल मेडिसिन डॉक्टर को कुछ नहीं पता। एनीवेज, तो गट ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर 1 बिलियन न्यूरॉन्स और गट के अंदर 500 मिलियन न्यूरॉन्स होती हैं, यानी कि 500 बिलियन न्यूरॉन्स। उसको जो है वो एंटेरोक्रोमैफिन सिस्टम होता है उसके अंदर, गट के अंदर। तो उसके अंदर वो न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम होता है हमारा, और ये न्यूरोनल सिस्टम होता है। तो वो कनेक्टेड होती हैं आपस के अंदर थ्रू न्यूरॉन्स। तो मेजर जो नर्व है वो वेगस नर्व है, जो गट ब्रेन कनेक्शन कहलाता है, मेन गट ब्रेन कनेक्शन, और भी बहुत सारे नर्व कंट्रोल। मेजर जो है वो गट ब्रेन कनेक्शन वेगस नर्व है, जो इट इज बाई डायरेक्शनल रूट, यानी ट्रैफिक दोनों साइड पर जा रही है, ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूसरे ब्रेन को जा रहा है गट के अंदर, और गट वाले ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड क्रॉस टॉक बिटवीन ब्रेन एंड गट। ऑल द टाइम वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। गट के अंदर कुछ आया, गलत आया, तो उसने ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचा दी थ्रू साइटोकाइंस। वो साइटोकाइंस, वो एलपीएस जो है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो ग्राम एक्टिव बैक्टीरिया की आउटर शेल से प्रोड्यूस होता है, वो जाके इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जाके तो ब्लड के अंदर चले जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बहुत सारी बीमारियां, क्रोनिक डिजीज। क्योंकि हमारा गट बैरियर जो है वो हमारे फूड इनटेक जो हम लेते हैं, जो कुछ लेते हैं, प्रोसेस फूड, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे एयर के अंदर बहुत सारे हमारे गट बैरियर को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके अंदर होल्स बन जाते हैं, उसको लीकी गट कहते हैं। उससे जो चीज़ें अंदर नहीं जानी चाहिए वो चली जाती हैं, और जो जानी चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो नहीं जाते। अनफॉर्चुनेटली दैट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, वो उसके बारे में फिर एक प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो एलपीएस जो अंदर जाते हैं वो फिर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। शुरू में बॉडी जो है उस इन्फ्लेमेशन को टैकल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो एक किस्म की ऑटो इम्यूनिटी बन जाती है। बॉडी के जो है इम्यून सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो फिर अपनी बॉडी के सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। इसीलिए डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा एलपीएस आ जाता है, और इतने ज्यादा वो बार बार ग्लूकोज, ये शुगर लेने की वजह से इतना ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता है, और वो इंसुलिन की जो है वो रेजिस्टेंस पैदा होती है, ज्यादा रिलीज होने की वजह से सेल रिस्पॉन्ड नहीं करते, प्लस एलपीएस। तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी, वी डोंट कॉल इट ऑटो इम्यून डिजीज, क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज है ऑटो इम्यून, बट दिस इज ऑल्सो ए type of autoimmune disease, but not diagnosed autoimmune disease. लेकिन this has got a basic factor of autoimmunity. तो वो साइटोकाइंस पे रिलीज होते हैं, जो साइटोकाइंस ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देती हैं कि जो मेरे साथ हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही, तो तू कुछ कर। तो वो ब्रेन जो है वो फिर वो ब्रेन भी फिर वो क्या करता है, वो फिर मजीद उसके अंदर जो है वो उसके साथ डील करने के लिए, क्योंकि अटैक हो गया बॉडी के ऊपर, उसने ब्रेन को इन्फॉर्म कर दिया कि ब्रेन के ऊपर अटैक हो गया, फौरन जो है अफवाज ने जो है वो अटैक कर दिया, तो ब्रेन जो है वो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि दैट इज द वेपन ऑफ द बॉडी। इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज द वेपन। तो वो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर देता है। इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर दिया, और ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन थी और ज्यादा, ऑलरेडी चल रही है इन्फ्लेमेशन और ज्यादा होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती जा रही है, डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, डिजनरेशन हो रही है, क्रोनिक डिजनरेटिव डिजीज बढ़ रही है, और फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और प्लस क्या होता है कि ब्रेन जो है वो जो सिग्नल भेजता है उसकी वजह से जो गट का जो बैरियर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से माइक्रोबायोम जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है, वो हर चीज को तबाह कर देते हैं, क्योंकि वो अटैक हो गया ना बॉडी के ऊपर, तो वो हर चीज को अटैक कर देते हैं। तो इसके अंदर जो है वो एचपीएस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रीनल सिस्टम, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड आता है, तो उसको भी सिग्नल से ले जाते हैं।
कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है तो वो हमारे कॉर्टिसोल भी एक वेपन है कि फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स है बॉडी का, कि अटैक हुआ है फ़ौरन बॉडी ने कॉर्टिसोल रिलीज़ करना है ताकि बॉडी अलर्ट हो जाए, हर चीज़ बॉडी की अलर्ट हो जाए। तो वो कॉर्टिसोल जब रिलीज़ होगा तो हर चीज़ को अलर्ट कर देगा, लेकिन उसको नीचे आ जाना चाहिए। जब वो नीचे नहीं आता, कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली वो इंटरमिटेंटली वो स्टिमुलेट होता रहता है, तो वो बेसिक लेवल पर नहीं आता, बेस लाइन पर नहीं आता। वो उसका थ्रेशोल्ड वो जो है वो बहुत लो हो जाता है सिक्रीट होने का, और वो हाई लेवल पर ही रहता है। तो वो एड्रीनल फटीग हो जाती है, वो एड्रीनल्स जो है हमारे काम करना प्रॉपरली जो है वो छोड़ देते हैं, वो एक अलहदा मसला पैदा हो जाता है। तो वो कॉर्टिसोल भी जो है वो माइक्रोबायोम को अफेक्ट करता है, गट लाइनिंग को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली वो ब्रेन जो अफेक्ट करता है वो गट लाइनिंग और माइक्रो को कॉर्टिसोल के थ्रू ही करता है। तो वेगस नर्व जो है वो भी इन्वॉल्व है, और ये पीए सिस्टम जो है ये सारा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसको गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। यस, थैंक यू। और इसको क्या एंट्रिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं शायद? जी, एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जी। अच्छा, मैं डॉक्टर तनवीर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहजाद फैसल साहब ने बड़े आला तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया कि हमारे जिस्म में एक और ब्रेन भी पाया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा अहम है। तकरीबन हाफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स उसमें पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द एक्चुअल ब्रेन। तो उससे और हाँ जी, हाफ बिलियन। हाँ जी, हाफ बिलियन। तो अब अगर इसको हमने तंदुरुस्त रखना है, इस वाले पेट को, इस वाले सॉरी ब्रेन को जो पेट के अंदर है, तो उसके लिए डाइट क्या सिलेक्ट करनी चाहिए, और डाइट का असर क्या होता है, अगर इस पे आप आ सकें तो। देखिए, यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को देखें तो इसका किरदार जो है वो एज अ वॉच डॉग की तरह है, एक डॉग की तरह है। जिस तरीके से आप घर के अंदर रहते हैं और कोई बंदा या कोई शख्स, नामालूम शख्स घर में दाखिल होने की कोशिश करता है तो कुत्ता जो है वो भौंकना शुरू कर देता है। एंड दिस इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स। वो पहचानता है कि कौन से लोग मेरे दोस्त हैं और कौन से लोग हमारे दोस्त नहीं है। लेकिन अगर आप उस कुत्ते को डिस्टर्ब करें बार बार, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स या बाहर से आने वाले लोग उसको आके तंग करें, तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता कंट्रोल खो देगा। वो अपने ही दोस्तों के ऊपर, जिनसे कि वो पहले बहुत दोस्ताना माहौल में रहता था, उनके खिलाफ वो भौंकना शुरू कर देगा, और वही कुत्ता फिर आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप डाइट अच्छी नहीं खाते तो वो बैक्टीरिया जो कि बैड बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वो ओवर ग्रो हो जाते हैं। या मिसाल के तौर पे आप एंटीबायोटिक्स बार बार ले रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया जिनमें एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो रही है, तो वो जो है ओवर ग्रोथ हो जाते हैं। और वो बैक्टीरिया जो है वो फिर क्या करते हैं कि हमारी जो गट लिनिंग है उसके ऊपर कुदरत ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बिछाई हुई है जिसे हम गट म्यूकोसा कहते हैं, वो उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो डाइट के हवाले से ये है कि हमारा तो ये है कि सुन्नत के तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए, और मतलब ये कि मियाना रवी डाइट में रखी जाए, फाइबर्स जो है उनको काफ़ी खुराक में शामिल किया जाए, और डाइट के अंदर डाइवर्सिटी को बरकरार रखा जाए, क्योंकि असल चीज़ जो है वो डाइवर्सिटी है। यानी जितनी बीमारियां हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि डाइवर्सिटी गट माइक्रोबायोम की वो कम हो जाती है। और डाइवर्सिटी को बढ़ाने का जो वाहिद तरीका है वो यही है कि आप एक मुतवाजन ग़िज़ा खाएं। यानी कि बेसिकली आपने अपनी बॉडी को नहीं फूड वो करना, फीड करना, बल्कि आपने अपने गट माइक्रोबायोम को फीड करना है। इसी तरीके से जो एक और चीज़ हमने देखी है वो ये कि जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो बहुत सारी बीमारियों का जो है वो पेश खेमा साबित होती है। यानी कि आपकी पेट के हालात जो हैं वो आपको कई मतलब अरसा पहले से ही आपको वार्निंग दे देते हैं कि देयर इज समथिंग जो है वो फिशी या कोई चीज़ जो है वो अननेचुरल होने जा रही है। तो आपने जो है वो रेगुलरली अपना जो फीकल सैंपल है या स्टूल जो है उसको आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, और वो आपको जो है वो आपकी डाइट के बारे में जो है वो काफ़ी जानकारी जो है वो देता है। और बाकी ये कि डाइट के बारे में मेरा ख्याल है कि हम शहजाद साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर शहजाद से मजीद इस बारे में।
कि किस तरीके से जो है वो डाइट को रखा जाए। और उसी हवाले से मैं ये भी पूछना चाहूँगा डॉक्टर शहजाद से कि अक्सर माएँ जो हैं वो कहती हैं कि बच्चों को दूध पिलाने से हमारे जो फिगर हैं वो ख़राब हो जाएँगे। तो इस बारे में, और वो बच्चों को जो है वो अपना दूध पिलाती ही नहीं है, बल्कि डायरेक्ट डब्बे का दूध, जो पाउडर का दूध होता है, वो उसके ऊपर जो है बच्चे को पहले दिन से जो है वो लेकर चली जाती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और हमने एक और चीज़ देखी है कि अब मार्केट के अंदर जो फ़ॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है, उसके ऊपर ये क्लियर वार्निंग या लेबल वहाँ पर है कि ये माँ के दूध का निमुल-बदल नहीं है। तो आप इस बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि जो असल प्रॉब्लम्स है वो बहुत अर्ली एज से ही आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपने बताया। अब मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है, अब हालात ऐसे हैं कि उसको सी सेक्शन के ही ज़रिए पैदा होना है, उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। तो ऐसे हालात में आप क्या मशवरा देंगे? जी डॉक्टर शहजाद साहब। जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मेरे दिल के बहुत करीब सवाल जो आपने किया। अच्छा डॉक्टर शहजाद साहब, मैं बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली अगर अपनी आवाज़ ज़्यादा कर सकें। हमें ना व्यूअर्स के कमेंट्स भी आए हैं कि उनको आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा। शायद आपको ज़्यादा ऊंची बोलना पड़ेगा या आप माइक के ओके, पास ओके। ओके, 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 ओके। या डॉक्टर तनवीर साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया और बड़ा हॉट इशू है ये और मेरे दिल के बहुत करीब है। पहली तो बात ये है कि जो फार्मूला मिल्क कहा जाता है, तो मैं उसको मिल्क नहीं मानता। दैट इज़ ए केमिकल फार्मूला। उसके अंदर सिवाय मिल्क के दुनिया की हर चीज़ मौजूद होती है। और लोग उसको मिल्क समझते हैं, कई लोग तो समझते हैं कि ये दूध को सुखाया हुआ है। और कई लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बच्चे का जो है वज़न भी बढ़ता है और बच्चे को जो है वो भूख भी नहीं लगती और दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। लाहौर के अंदर एक पीडियाट्रिशियन है जिनको पता लगे कि बच्चे को डब्बे का केमिकल फार्मूला दिया जा रहा है या बच्चे को पाउडर्ड पॉइजन दिया जा रहा है, तो वो माँ बाप को अपनी क्लिनिक से बाहर निकाल देते हैं और उनको कहते हैं कि आइंदा यहाँ पे ना आना। तो ये जो हम अपने बच्चों के साथ एक बहुत भयानक किस्म का एक जुर्म कर रहे हैं, एक भयानक किस्म की ज्यादती कर रहे हैं, इसका जवाब हम उन्हें अगले जहान में जाकर देंगे। ये जो बच्चों को केमिकल फार्मूला दिया जाता है पहले दिन से, एक तो ये बच्चों के माइक्रोबायोम को तबाह कर देता है क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो माइक्रोबायोम्स को ख़त्म कर देते हैं। ये जो केमिकल्स हैं और शुगर है, ये सब जो है ये बैड बैक्टीरिया की खुराक हैं। ये गुड बैक्टीरिया की खुराक नहीं है, गुड बैक्टीरिया के लिए ये पॉइजन है। इसके अलावा उनकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती क्योंकि माइक्रोबायोम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लस उनको जो दूध से ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए नेचुरल दूध से, वो नहीं मिलती। एक तो अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही और दूसरा बुरी चीज़ें मिल रही हैं। तो बच्चे को इन्फेक्शंस नहीं होंगी तो क्या होगा? फिर बच्चे को वैक्सीन दी जाएंगी, वो वैक्सीन के लिए अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। वो वैक्सीन के ऊपर मेरा 700 सफ़ों का PDF है। ओके। वैक्सीन के क्या क्या नुकसान हैं और वैक्सीन कैसे तबाह कर रही हैं और कैसे बीमारियां पैदा कर रही हैं, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। तो वो उनको वैक्सीन दी। अल्लाह ताला ने माँ के दूध के अंदर वैक्सीन पैदा कर दी है, उसके अंदर एंटीबॉडीज भी हैं, उसके अंदर लॉरिक एसिड भी है जो कि कोकोनट ऑयल में मौजूद होता है, जो कि दुनिया का बेस्ट एंटीबायोटिक है नेचुरल। उसके अंदर क्लोस्ट्रम भी है जो कि कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, बीमारियों से जो है वो बीमारियों को मारता भी है। तो क्लोस्ट्रम एज ए थेराप्यूटिक एजेंट यूज हो रहा है, इन्फेक्शंस के लिए क्लोस्ट्रम एज ए ट्रीटमेंट यूज हो रहा है। वो भैंसों का लेकर और उसको जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर बना के तो वो दिया जा रहा है, तो वो क्लोस्ट्रम भी गया। प्लस जितने एक्स्ट्रा विटामिन्स, मिनरल्स और सारी न्यूट्रिशन उसके अंदर आनी है, नेचुरल जो माँ ले रही है वो दूध के अंदर आनी है। फैटी एसिड्स हैं, गुड फैट्स हैं, वो सारे जिन्होंने बच्चों की सेल वॉल को डेवलप करना है, सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करना है, वो नहीं आ रहे क्योंकि बच्चे को ट्रांस फैट्स मिल रहे हैं दूध के अंदर जो बच्चे की सेल मेम्ब्रेन को थिक कर देंगे।
वो जो आयन एक्सचेंज है और ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी बच्चे के न्यूरॉन्स जो है वो सही तरह डेवलप नहीं होंगे, हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो गई तो हर चीज डिस्टर्ब हो गई, तबाह हो गई हर चीज। तो ये जो दूध कह दिया मैंने, ये जो जहर दिया जाता है बच्चों को, ये एक तबाही है। बाकी बात रही फिगर की, तो आई एम नॉट टू श्योर के फिगर चेंज होती है। आई डोंट थिंक नेचुरल किसी प्रोसेस से फिगर चेंज हो सकती है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस अल्लाह की तरफ से होता है और अल्लाह की तरफ से कोई चीज गलत नहीं हो सकती, कोई चीज गलत नहीं हो सकती अल्लाह की तरफ से। तो जो ये कहता है कि फिगर चेंज होती है वो मेरे ख्याल में गलत कहता है। कि अब तो ये गोरों के अंदर बहुत ट्रेंड बढ़ रहा है ब्रेस्ट फीडिंग का, और ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। अब आप बताएं कि फिगर ज्यादा मैटर करती है कि ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा मैटर करता है? फिगर ज्यादा मैटर करती है, आपके बच्चे की सेहत ज्यादा मैटर करती है। आप अपनी फिगर को संभाल लें, लेकिन एक हफ्ता बच्चे के साथ हॉस्पिटल के अंदर रह कर आए, आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या गुजरती है वहां पे। बिल्कुल, आप देख लें, प्रोज एंड कॉन्स देख लें। ऑल द फिगर अफेक्ट नहीं होती, जस्ट इन केस अगर अफेक्ट होती है तो आप प्रोज एंड कॉन्स देख लें। यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑफ टू, जो आपको बेहतर लगता है वो चूज कर लें। तो ये सिर्फ एक बहाना है माओ का, ताकि उनको वो ड्यूटी ना देनी पड़े। कुछ माओ का बहाना होता है कि दूध कम पैदा होता है, दूध को ज्यादा करने के तरीके हैं, दूध ज्यादा हो सकता है। तो ये सब बहाने हैं, सिर्फ बहाने हैं, और बहानों की कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो ठीक भी हों तो। चलें सर, हम वापस जो है ना प्रोग्राम के जो मेन फोकस एरियाज हैं उनकी तरफ आप आते हैं। हमने जो फंडामेंटल्स हैं बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर दी हैं। डॉक्टर तनवीर साहब, गट माइक्रोब्स का मूड के ऊपर क्या असर है? देखिए मूड का असर जो है गट माइक्रोबायोटा का अगर आप देखें तो मैं इसकी अमूमन यही मिसाल देता हूं कि अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो वो अमूमन आपको बहुत हैप्पी नजर आते हैं, खेलते कूदते नजर आते हैं। तो देखा यह गया है कि जो बच्चों का माइक्रोबायोटा होता है वो बहुत एक्टिवली जो है वो सीरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब जो है वो आजकल जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि जैसे कि डॉक्टर शहजाद ने हमें बताया कि ये गट माइक्रोब्स का ब्रेन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। तो उसका एक कनेक्शन की जो कड़ी है वो ये भी है कि जो गट माइक्रोब्स है वो बहुत ही तरह के हार्मोन्स पैदा करते हैं और बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स भी वो प्रोड्यूस करने के अहल होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाएँगे तो आप फ़ौरन अपने मूड के ऊपर जो है वो चेंज जो है वो महसूस करेंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, जी, इसमें मैं बात एक का चीज ऐड जब कर दूं। आपने सॉरी जी जी मैं ऐड कर दूं, ये जो वेस्टर्न डाइट है जिसको जो सो कॉल्ड फास्ट फूड कहलाती है, मैं उसको फास्ट फूड नहीं कहलाता, जंक है वो। द फूड जंक कैन नॉट बी फूड, फूड कैन नॉट बी जंक। तो वो जंक है बेसिकली। जो लोग वो खाते हैं उनके अंदर जो स्टडीज हुई हैं उससे ये पता लगा कि उनका मूड लो होता है, वो सैड रहते हैं। जो लोग वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ सैलड, फ्रूट्स खाते हैं, उनका मूड अच्छा होता है, क्योंकि आपके माइक्रोबायोम हैप्पी हो जाते हैं। वो हैप्पी होंगे तो आप हैप्पी होंगे, वो थ्राइव करेंगे तो आप थ्राइव करेंगे। तो जितना आप अपने माइक्रोबायोम को खुश रखेंगे उतना वो आपको खुश रखेंगे। फाइबर हमारे गुड माइक्रोबायोम की खुराक है, प्रीबायोटिक्स जिसको कहते हैं, उसको प्रीबायोटिक्स कहते हैं। सोलुबल इनसोलुबल फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसके, डिफरेंट आगे से नेम्स होते हैं। वो मुख्तलिफ फूड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हमें मुख्तलिफ चाहिए होते हैं। इसके अलावा पॉलीफिनॉल्स होती हैं उसकी खुराक जो हमें प्लांट से मिलती हैं, और इसके अलावा जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं जो माइक्रोबायोम उनको यूज करते हैं। तो ओमेगा 3 जो है वो माइक्रोबायोम को इंक्रीज करते हैं। ये सब इससे वो हैप्पी हो जाते हैं, खेलते हैं कूदते हैं बढ़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो वो हमें फिर हैप्पी कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं। जी 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 सर, कंटिन्यू करें आप। जी जी, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, गाबा बिल्कुल पैदा होता है, सेरोटोनिन पैदा गट के अंदर पैदा होते हैं। तो
ये सब फंक्शन जो है ये गट के अंदर हो रहे हैं, जो ब्रेन के अंदर भी हो रहे हैं। और सेरोटोनिन जो है ये हमारा सिर्फ मूड को ठीक नहीं करती, और ये मेलाटोनिन पैदा होता है जो नींद के अंदर जो है वो हेल्प करता है। सेरोटोनिन जो है ये हमारे पैंक्रियास को, हमारे लीवर को भी हेल्प करती है, हमारे लीवर की फंक्शन के अंदर, हमारे पैंक्रियास की फंक्शन के अंदर। अगर सेरोटोनिन नहीं सही तरह पैदा होगी, 90% जो है टोटल बॉडी की सेरोटोनिन गट के अंदर पैदा होगी, तो हमारा पैंक्रियाटिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, डायबिटीज हो रही है लोगों को, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है उसके अंदर। मैं एक्चुअली एक कमेंट ऐड करना चाह रहा था कि आपने बात की वेस्टर्न फूड की ना, तो हमें इधर वेस्ट में रहते हुए 12-15 साल हो गए हैं, आप भी यूएस में रह के आए हैं, तो इन लोगों ने वो ठीक है वो जंक फूड जो है फास्ट फूड उसका आगाज़ तो कर दिया, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये लोग उसको प्रेफर नहीं करते। जो भी इधर लेट्स से अगर मैं स्वीडन की बात करता हूँ, हमारे एकेडमिक सर्कल जो जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, हम ज़्यादातर जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता है, वो तो कभी भी फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये सही खुराक है ही नहीं। और जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो जंक है वो फूड नहीं हो सकती और फूड जो है वो जंक नहीं हो सकती, तो अगर हम इसको जंक फूड कह रहे हैं तो हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ इधर फास्ट फूड, बर्गर, इस तरह की चीज़ों को जो मेरे ख्याल से पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रेफर नहीं करते, वो नॉर्मल फूड खाना चाहते हैं, मुकम्मल फूड खाना चाहते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। तो ये बेसिकली एक आप यूँ कह लें कि हम मैसेज दे सकते हैं अपने प्यारे पाकिस्तानियों को कि अगर आप वेस्टर्न होने के चक्कर में फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की तरफ से आपको वो खुराक मिली है वो खुद तो अब नहीं खा रहे ये वाली, और ना ही वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं। इसके अंदर एक बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बात कही, लोगों के लिए अच्छा इंसेंटिव है। बात यह है कि हम जब बात करते हैं तो हम ग्रे एरिया को भूल जाते हैं, हम बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट के अंदर। यस, तो आपने बात की कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, अच्छे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, और ये तो आपने अभी वाइट के अंदर बात कर दी कि लोग जो है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो है वो गुड फूड को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स को हमारे लोग नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, वेस्ट के अंदर लोग कर रहे हैं गुड फूड को, हेल्दी ईटिंग को फॉलो, लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं और ट्रेंड बढ़ रहा है। कम लोग में इसलिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों की निस्बत वो बहुत कम है। ज्यादातर लोग अभी भी फास्ट जंक खा रहे हैं, और हमारे लोगों के अंदर भी ये ट्रेंड पैदा होना शुरू हो गया है कि वो जंक से दूर जा रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद, इनकी रेशो, उनकी निस्बत बहुत कम है। ठीक है, हमारे ज्यादातर लोग, हमारे जो देसी लोग हैं, वो वलैती बनने के चक्कर के अंदर और मॉडर्न बनने के चक्कर के अंदर अपना कल्चर भी खत्म कर रहे हैं, अपनी सेहत भी खत्म कर रहे हैं, और अपना सब कुछ तबाह कर रहे हैं, जबकि वो लोग नेचर की तरफ आ रहे हैं, वो लोग बैक टू नेचर जा रहे हैं, वो लोग ऑर्गेनिक खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, और जो है अनपेस्चराइज, अनहोमोजेनाइज मिल्क पी रहे हैं। ये एक अलग डिबेट है कि पेस्चराइज और होमोजेनाइज जो मिल्क है उसके अंदर उसके क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये डब्बों के दूध जो हैं, जो भैंसों का, गायों का दूध जो डब्बों में मिल रहा है, कैंस में मिल रहा है, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो जिनको पता लग गया है वो तो आ रहे हैं नेचुरल की तरफ, जिन्होंने देख लिया कि इस बंदे ने नेचुरल हेल्दी स्टाइल यूज करना शुरू कर दिया और इसकी सेहत बेहतर हो गई, वो तो आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं आ रहे। अभी भी ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो है वो बैड हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ही रजू हो रहे हैं। जी, शुक्रिया। अच्छा, हम डॉक्टर तनवीर साहब से बात कर रहे थे कि गट माइक्रोब्स का मूड के ऊपर क्या असर है। फिर उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की, सेरोटोनिन की बात की, जैसे इंसान खुशी महसूस करता है। तो अगर इंसान खुद खुश होगा तो उसका जो दूसरों की तरफ इंटरेक्शन है, बिहेवियर है, वो भी बेहतर होगा। तो अगर हम डॉक्टर शहजाद साहब, आप इस बात को आगे लेके चलें कि जो गट माइक्रोब्स है वो हमारे बिहेवियर पे क्या असर डालते हैं? जी, बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। अगर आप खुश होंगे, आपका मूड जो है वो आप चीयर्ड अप होंगे, मूड अच्छा होगा, सैड नहीं होंगे, इलेटेड मूड होगा आपका, नॉट हाइपर इलेटेड, इलेटेड मूड। बाइपोलर तक नहीं जाना या मेनिया तक नहीं जाना, इलेटेड मूड होगा। आप हाई गुड फील करेंगे, अपने आप के अंदर अच्छा महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे,
ब्रेन फॉग नहीं होगी आपके अंदर, जो बैड फूड प्रोसेस फूड से पैदा होती है ब्रेन फॉग। तो आप दूसरों के साथ भी अच्छी बात करेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, आप लान तान नहीं करेंगे लोगों पर, लोगों के साथ अच्छी तरह बात करेंगे, खुशी से बात करेंगे, मुस्कुरा कर बात, जो कि खत्म हो गया है। लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, जो कि खत्म हो गया है। परेशान नहीं रहेंगे हर वक्त, क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी जो गुड मूड है, आप अपनी फ्रेशनेस उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जो जंक है वो खाते हुए आप एंजॉय करते हैं उसको, क्योंकि वो बड़ा टेस्टी लगता है, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने इतने केमिकल्स डाले होते हैं, और इतने वो ऐसी चीजें डाली होती हैं जो कि फूड डिपेंडेंस पैदा करती हैं, जो कि आप उसको और ज्यादा खाते हैं और आपका और दिल करता है खाने के लिए, वो आपके अंदर एडिक्शन पैदा होती है। वो ऐसे केमिकल होते हैं जिससे एडिक्शन पैदा होती है, उसे आपको डोपामिन सर्ज मिलती है, वो खा के आपकी डोपामिन ज्यादा होती है, आप हैप्पी होते हैं, रिवॉर्ड मिलता है आपको, फिर आप और खाना चाहते हैं, फिर आप नेक्स्ट टाइम भी खाना चाहते हैं। तो उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको डिपेंडेंस पैदा करते हैं। तो ये एक नशा है। तो वो आप जब ऐसी चीज खाते हैं तो आप उस वक्त बहुत खुश होते हैं कि मैं खा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वो बाद में आपके सैड कर देंगे, आपके मूड को कम कर देंगे, लो कर देंगे। लेकिन जब आप गुड फूड खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलड्स खा रहे हैं, और अच्छी चीजें सब हेल्दी लाइफस्टाइल की जो है वो खा रहे हैं, तो आपको वो उस वक्त तो मजेदार नहीं लग रही, लेकिन आपको बाद के अंदर उसका फायदा पता लगेगा। आपके जो माइक्रोबायोम हैप्पी होंगे वो आपको हैप्पी कर देंगे, आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों की लाइफ हैप्पी हो जाएगी, आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप पैसे ज्यादा कमा सकते हैं, आप पैसे एंजॉय ज्यादा कर सकते हैं, आपकी हेल्थ पर पैसे कम लगेंगे, आपका बुढ़ापा अच्छा होगा, आपके एनर्जी ज्यादा होगी, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, अच्छी मौत मरेंगे। ये बहुत आपने बेहतरीन यहाँ पे बात करी है। यहाँ पे ये ऐड करता चलूं कि जब नॉर्मल तरीके से आदमी खाना खाता है तो एक अमल होता है जिसे स्टैटी बोलते हैं। स्टैटी का मतलब ये होता है कि आपकी पेट जो है वो सिग्नल देता है कि यार अब मैं भर गया हूँ, अब मजीद ना खाओ। लेकिन जंक फूड्स और इस तरह के खानों में ये देखा गया है कि वो जो स्टाइटी का प्रोसेस है वो समहाउ हिंडर्ड हो जाता है और आदमी को पता नहीं चलता कि मेरा पेट भरा है या नहीं भरा, और वो ओवर ईटिंग करता चला जाता है, जो अल्टीमेटली जो है वो ओबेसिटी का बाइस बनता है। और हम आज स्वीडन के अंदर जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करते हैं कि ये बंदा 3 से 4 साल बाद जाके डायबिटिक होना ही होना है। और ओबेसिटी का ताल्लुक, जैसे डॉक्टर शहजाद ने हमें आज सिखाया, कि वो एलपीएस जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल का एक कंपोनेंट है उससे डायरेक्टली है, क्योंकि ओबेसिटी के अंदर वो इन्फ्लामेशन पूरी बॉडी में वो नजर आती है। मैं एक चीज और डॉक्टर, क्योंकि हम शायद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ दाखिल हो रहे हैं, यस तो मैं डॉक्टर शहजाद से एक बड़ी अहम चीज पूछना चाहूंगा कि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ए शम्मा तेरी उम्र तबीई है एक रात, हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार दे। अब मसला क्या है कि जो हमारी फिजिकल एज है, जो उम्र तबीई जिसे हम कहते हैं, वो लिमिटेड है। और आपने जो बात करी थी गेरेंटोलॉजी के हवाले से कि हम एंटी एजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स जिसकी फिजिकल एज 70 साल है, अगर वो अपने आप को मेंटेन करे, डाइटरी और बेहतरीन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, तो क्या वो 100 साल से ऊपर जी सकता है? जी, आपने बात की, डायबिटीज की बात की, ओबेसिटी की बात की, पहले वो क्लियर कर दूं। तो डायबिटीज होने के लिए ओबीस होना जरूरी नहीं है, पहली बात। बिल्कुल। ज्यादातर लोग ओबीस नहीं हैं, उनकी जो है बीएमआई, जो कि एक रॉन्ग क्राइटेरिया है, जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है, वो मेजर करने का आपकी हेल्थ को, बीएमआई, वो ओबेसिटी से नीचे होता है, लेकिन वो डायबिटिक होते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग डायबिटिक नहीं होते, वो प्री डायबिटिक होते हैं। ठीक है, वो भी डायबिटीज ही है। ठीक है, फिर प्री डायबिटीज से पहले स्टेज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो वो भी डायबिटीज की ही फॉर्म है, कि बॉडी के अंदर वो सब चीजें हो रही हैं जो डायबिटीज के अंदर हो रही हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस से पहले की स्टेज है ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ठीक है, वो भी डायबिटीज की ही एक फॉर्म है। तो
तो ये सब चीजें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आती हैं। बिल्कुल। ये 75% लोग जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और उनको नहीं पता, और सारी बिल्कुल। जिंदगी नहीं पता लगेगा मरने तक, क्योंकि उनके अंदर डायबिटीज डायग्नोज नहीं होगी। क्योंकि जो हम्म, डायबिटीज को डायग्नोज का क्राइटेरिया बनाया गया है वो पहली तो बात है वो गलत है, वो ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज डायग्नोज भी हो जाती है, पेशेंट के ब्लड के रिजल्ट के ऊपर आ जाता है कि ये पेशेंट डायबिटिक है। उसके बाद डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है, आपकी शुगर थोड़ी ज्यादा है, आप थोड़ा परहेज कर लें, थोड़ी सैर कर लें तो आपका ठीक हो जाएगा। जबकि वो ठीक नहीं होता, और वो कभी ठीक नहीं होता। वो बंदा सारी जिंदगी परहेज करता रहेगा, सारी जिंदगी सैर करता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा, लेकिन उसके अंदर से जो डायबिटीज की वजह से चेंजेस आ रही हैं वो कभी सही नहीं होंगी, कभी खत्म नहीं होगी। हो सकता है उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए, लेकिन जो डायबिटीज की वजह से नुकसान हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन H1C बन रही है, जो ग्लाइकेशन हो रही है, जो ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको कहते हैं, वो बन रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे, वो बनते रहेंगे, और वो हार्ट को और किडनीज को और ब्रेन को डैमेज करते रहेंगे। अल्जाइमर डिजीज होगी, हार्ट डिजीज होगी, किडनीज डैमेज होंगी, किडनी फेल, और सब कुछ होता रहेगा उसके अंदर। उसकी डिजीज को रिवर्स करना पड़ेगा, उसकी डिजीज को ट्रीट करना पड़ेगा, क्योर करना पड़ेगा, फिर जाके वो ठीक होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये, दूसरा सवाल क्या था आपका? एजिंग के ऊपर, एजिंग रिलेटेड हाँ, के अगर हुंजावादी पर उन्होंने रिसर्च की, अमेरिका की टीम ने, कि हुंजा के लोग बड़े सेहतमंद होते हैं और बड़ी लंबी जिंदगी जीते हैं, ये क्या वजह है? तो उन्होंने वहां पे देखा कि वो लोग जो है वो हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, और उनकी आबो हवा अच्छी है, और वो लोग मुशक्कत करते हैं, और वो लोग ब्ला ब्ला ब्ला, आपने सुना होगा हुंजा के लोगों को, देखा भी होगा। जापान उसके बाद का उन्होंने भी इर्द कुछ गिर्द इसी के इलाकों को देखा। जी जी। तो उसके जापान बाद के अंदर उन्होंने भी इर्द गिर्द के, जी जी जी, जापान के अंदर भी है। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे इलाकों को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये लोग भी वैसे ही है, ये लोग भी ऐसी आबो हवा मुशक्कत करते हैं, और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो कंपैरिजन किया। फिर उन्होंने हुंजा की वादी पर दोबारा आके रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि ये लोग दरख्तों से जो है वो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स उतार के खाते हैं, वो ज्यादा खाते हैं। तो ये उन्होंने फर्क महसूस किया उनके अंदर। तो हुंजा के लोगों की एज भी ज्यादा होती है, उम्रें भी ज्यादा होती है, और सेहत भी ज्यादा होती है, वो सेहतमंद मरते हैं ज्यादातर। उनके अंदर कैंसर भी बहुत कम है, और शायद ना ही हो। आई थिंक मैंने पढ़ा है कि उनके अंदर कैंसर नहीं होता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर होता है तो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आपकी सेहत कम होगी तो कैंसर क्या है? कैंसर इज ए सिम्टम, कैंसर इज नॉट ए डिजीज। जिससे पेन सिम्टम है, बुखार सिम्टम है, कैंसर इज ए सिम्टम ऑफ मेटाबॉलिक dysfunction inside your body. Cancer is a metabolic disease. Cancer is the outcome of the metabolic process is going on inside the body. मैं कैंसर को ट्रीट करता हूँ, कैंसर को रिवर्स करता हूँ, अल्लाह ही करता है, मैं हेल्प करता हूँ उसके अंदर। तो आई नो, बिकॉज मेटाबॉलिक मेडिसिन इज माय फील्ड। तो वो कैंसर जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज है। कैंसर का होक्स क्रिएट किया गया, कीमोथेरेपी का होक्स क्रिएट किया गया। कीमोथेरेपी का 5 ईयर सर्वाइवल रेट 2.1% है, यानी कि 5 इयर्स के अंदर कीमोथेरेपी से ट्रीटेड पेशेंट 97.9% मर जाते हैं, से 2.1% जिंदा रहते हैं, जो कि जिनके अंदर क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस कीमोथेरेपी की वजह से पैदा हो जाती हैं, और वो सारी जिंदगी उनके साथ जीते रहते हैं। और कई जो है वो मर जाते हैं उनके अंदर 5 सालों के बाद, कई मर जाते हैं अगले 5 सालों में, अगले 5 सालों में मर जाते हैं। तो वो आहिस्ता 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 बहुत कम रह जाते हैं, और जो एंड पे मरते हैं, जो वो उनकी उम्र वो नहीं होती जो असल में होनी चाहिए, और उनके हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई होती है, वो हेल्दी लाइफ नहीं गुजारते। तो कीमोथेरेपी इज ए बिजनेस, इज ए बिग बिजनेस, और बहुत सारे डॉक्टर जो है वो गलत ट्रीट करके लोगों से पैसा लेते हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स को फाइन हो चुका है मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस बात पे कि गलत पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दे के उनसे पैसा लेते हैं। एनीवेज, ये अलहदा उस साइड पे चलेगी बात। तो बेसिकली हर चीज जो है वो मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड है, और मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेटेड है। हर बीमारी जो है उसकी बेस माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है। तो हम उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को ठीक करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन होगा तो बीमारियां जो है वो रिवर्स होंगी। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का। आपका एनर्जी ग्रिड बंद हो जाए ना तो सारी दुनिया रुक जाए, तो हम अपने एनर्जी ग्रिड को बंद कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं होता सेल के अंदर, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल। आप उनको बढ़ा भी सकते हैं, आप उनको ज्यादा एनर्जेटिक भी कर सकते हैं, आप उनको कम भी कर सकते हैं, आप उनको खत्म भी कर सकते हैं, आप उनको तबाह भी कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फेजी होती है एक प्रोसेस, आप उसको बढ़ाएं तो वो एक हेल्दी प्रोसेस है। ऑटोफेजी होती है, ऑटोफेजी बढ़ाएंगे वो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। ये सारे एंटी एजिंग के जो है वो बुनियादी असूल हैं। इससे जो है वो माइटोकॉन्ड्रियोजेनेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रियोजेनेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता है जी। अच्छा डॉक्टर शहजाद साहब, फाइनल क्वेश्चन ऑन द टॉपिक कि गट माइक्रोब्स का आपकी परफॉर्मेंस पे क्या असर है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जी, परफॉर्मेंस का तो मैंने आपको पहले बताया ना कि आपकी जो आप हैप्पी होंगे, आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, आपके हार्मोन्स जो है वो बेहतर बनेंगे माइक्रोबायोम्स की वजह से। हर चीज़ का ताल्लुक हार्मोन से, न्यूरोट्रांसमीटर से है, न्यूरोकेमिकल से है, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से, सब कुछ ठीक होगा उससे। तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, मूड अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। और आप सेटाइटी अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस होगी अच्छी। जिस डॉक्टर तनवीर ने कहा कि सेटाइटी जो है वो नहीं होती। लेप्टिन हार्मोन होता है एक, जो फैट सेल से प्रोड्यूस होता है, जो सेटाइटी पैदा होता है करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो अगर प्रॉपर्ली रिलीज होगा तो सेटाइटी होगी। आप थोड़ा भी खाएंगे तो आपका पेट बढ़ जाएगा। आप फास्ट फूड खा के देख लें, मैं भी कभी कभी खाता हूँ। ये नहीं है कि आप फास्ट फूड जिंदगी में से निकाल दें, आप खाएं, कभी कभी खाएं। मैं भी कभी कभी खाता हूँ, दबा कर खाता हूँ। फिर जब खाता हूँ तो फास्ट फूड कह दिया मैंने, फास्ट फूड नहीं कहना चाहिए। बर्गर नहीं मैं खाता क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। मैं पिज्जा खा लेता हूँ और मैं फ्राइड चिकन खा लेता हूँ, लेकिन मैं बर्गर नहीं खाता। मैंने कभी जंक शॉप से बर्गर लेकर नहीं खाया जिंदगी के अंदर। हाँ, अमेरिका के अंदर एक दफा अमेरिका के अंदर मैंने खाया था, $1 का था जब मैं वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था और मैं वहाँ पे कपड़ों की रेडी लगाता था और $1 का वहाँ पे मिलता था, तो वो मैंने लेकर शायद एक दफा खाया था। और आप अंदाजा लगा लें कि $1 का अगर जो बर्गर मिलता है वो क्या देगा आपको। वो सर ये बीमारी भी जंक फूड देगा, से उससे पहले क्वेश्चन आया था एक, अगर चूंकि आप अभी जंक फूड की बात कर ही रहे हैं तो ये यार सलाहुद्दीन भाई हैं, हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। उन्होंने पूछा है कि किसी स्टडी ने प्रूव किया है कि जंक फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का पहले आपने जिक्र किया है, तो अगर उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं तो मे बी वो हार्ट के लिए अच्छा हो। तो मतलब जंक फूड के अंदर कोई अच्छी चीज भी पाई जाती है, तो अब ये आपको मेरे ख्याल से बैलेंस करना पड़ेगा कि एक अच्छी चीज की खातिर आप 10 बुरी चीजें भी साथ लेके आएंगे। प्लीज कमेंट करें इस पे। जी, पहली बात तो आपने खुद ही कह दी, एक अच्छी चीज है तो 10 बुरी चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो आप अच्छी चीज की जगह पे बुरी चीजों को सपोर्ट नहीं कर सकते। कैलोरीज आर नॉट कैलोरीज, जस्ट कैलोरीज। देयर आर गुड कैलोरीज एंड देयर आर बैड कैलोरीज। गुड कैलोरीज जो है वो आपको फायदा पहुंचाएंगी, आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगी, आपको सब पॉजिटिव बेनिफिट, पॉजिटिव एनर्जी देंगी। कैलोरीज के अंदर एनर्जी होती है, एवरीथिंग इज एनर्जी अकॉर्डिंग टू निकोला टेस्ला एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to many other physicists, everything is energy। और मेरा जो है क्वांटम मेडिसिन में खास इंटरेस्ट है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लर्न कर रहा हूँ। You cannot treat a human body without understanding quantum medicine and quantum physics. Everything in this universe has been created on the basis of quantum physics। तो निकोला टेस्ला ने कहा था एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग टॉक्स टू ईच अदर विद फ्रीक्वेंसीज। ह्यूमन सेल्स टॉक टू ईच अदर इन फ्रीक्वेंसीज। फूड हैज गॉट फ्रीक्वेंसी। तो जब हम गुड कैलोरीज लेते हैं, गुड फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर जाती है, हमारे सेल्स क्रॉस टॉक करते हैं आपस में विद गुड फ्रीक्वेंसीज। तो गुड कैलोरीज जाएंगी, गुड जो है वो हमारी हेल्थ को गुड करेंगी, अच्छा कर देंगी। जो बैड कैलोरीज जाएंगी वो मजीद प्रॉब्लम पैदा कर देंगी, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करेंगी, इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगी, वो और ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। सो कैलोरीज आर नॉट जस्ट कैलोरीज,
तो ये कैलोरीज को, वेट लॉस के अंदर कैलोरीज को काउंट किया जाता है ना, तो वो बहुत रॉन्ग है, वो एक गलत कॉन्सेप्ट है, पुराना बेहुदा रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट है कि कैलोरीज को काउंट करो। तो वो कैलोरीज को काउंट नहीं करना होता। आपने देखा आपने मैक्रोस क्या है, आपके मैक्रोस क्या ले रहे हैं आप, यानी प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स क्या ले रहे हैं, कौन से ले रहे हैं, आपने वो देखना है। कैलोरीज को आपने अंदाजा रखना है कि क्या ले रहे हैं, कैलोरीज को उस तरह काउंट नहीं करना जिस तरह काउंट किया जाता है। दूसरी बात ये है कि पहली तो बात मैंने आपको बता दी, एक तो आपने खुद बता दिया कि एक चीज पॉजिटिव है 10 चीजें नेगेटिव है, तो आप उसको बैलेंस नहीं कर सकते। दूसरा मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात ये कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रोसेस फूड के अंदर, प्रोसेस जंक के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, फूड निकल जाता है आपके फूड कहने की वजह से, तो प्रोसेस जंक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स, वो आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, उनका फायदा नहीं होता, उनका नुकसान होता है, वो कैंसर करते हैं जी, इन पर रिसर्च हो चुकी है, वो कैंसर करते हैं। We should eat the food made by plants rather than made in plants. Yes. Made by plants जो अल्लाह ने पैदा किया है, rather than made in plants जो ह्यूमन मेड प्लांट्स यानी फैक्ट्रीज जो प्लांट लगे होते हैं उनमें पैदा, वो फूड खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे, हम लंबी जिंदगी गुजारेंगे, हम हैप्पी जिंदगी गुजारेंगे। चलें, ये हमारी डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, बैड फूड की वजह से डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, वो डीएनए चेंजेस जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफर होती हैं, गुड फूड के अंदर से साथ गुड चेंजेस आती हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती हैं। जी सही। तो चलें, यास भाई की इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता देते हैं कि अगर उनको एंटीऑक्सीडेंट की तलाश है तो दो का तो मुझे पता है कि आप ब्लूबेरीज खाएं, यहाँ पर ब्लूबेरीज बड़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं किसी भी ग्रोसरी शॉप से, और बीट रूट्स हैं उसके अंदर भी पाए जाते हैं। आप दोनों एक्सपर्ट्स भी बता सकते हैं कि मज़ीद कौन कौन सी खुराक के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा डॉक्टर शहजाद साहब कि आज हम सेशन अब क्लोज करने लगे हैं, हमने ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर दी है कि गट माइक्रोब्स का बहुत अहम असर है, और आपके मूड के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, और बहुत सारी डिजीज़ का आगाज़ इधर से ही होता है, मेटाबॉलिज्म से होता है, खुराक से होता है। आप कुछ टिप्स देना चाहें अगर डॉक्टर शहजाद साहब, इन एडिशन टू के एंटीऑक्सीडेंट्स किस किस चीज़ में पाए जाते हैं, अच्छी खुराक में क्या क्या शामिल कर लें, न्यूट्रिशियस फूड के मतलब, अगर आप क्विकली 2-3 मिनट में अपने जो है ना एक्सपर्ट्स किस्म की एडवाइस देते हैं। और बस एक चीज और ऐड कर लें, और ऐसा ग़िज़ा जो कि हमें ज्यादा अरसे तक जवान रख सके और बुढ़ापे से बचा सके। जी, पहली बात यह है कि हमारा जो एक सोक्रेटिस था, हिपोक्रेटिस था, एक डॉक्टर था ग्रीक, जो मॉडर्न मेडिसिन का बाप माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। उसका कहना है कि लेट फूड बी योर मेडिसिन। इसका मतलब है कि आपका जो फूड है वो आपकी मेडिसिन है, जो आप फूड खा रहे हैं वो आपकी मेडिसिन है। जो मानना है वो ये है कि चख लीजिए बाहर में कुछ हजरत फकीह, इतना तो रस्म ज़ुहद को रुस्वा न कीजिए। कभी कभी थोड़ा बहुत जंक और इस तरह की चीजें खा लेनी चाहिए, कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन ये कि उसको मामूल ना बनाया जाए, और वक्त पे खाना खाया जाए, वक्त पे सोया जाए, और सबसे अहम चीज जो है वो ये कि रोजाना चलने का जो एक आदत है उसको मामूल बनाइए। और जैसे कि जापान के लोग हैं वो चलते बहुत ज्यादा हैं, तो इसी वजह से उम्रें भी लंबी पाते हैं। और जब आप, जाहिर सी बात है कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट जो है वो भी उस पर एडजस्ट होना शुरू होगी। मेरे ख्याल में डॉक्टर शहजाद साहब जो हैं उनसे राब्ता बहाल हो गया। हाँ जी, उनका माइक अब सेट हो गया, और हमने बहुत ही आवाम जो है वो बहुत ही शिद्दत से इंतजार कर रही है उनके जवाब के ऊपर, ताकि ज्यादा अरसे तक जो है वो जवान रहा जा सके। चलिए, आपने जवानी का लफ्ज इस्तेमाल किया था इस वजह से, नाचीज को आपने बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया। जी सर। तो हिपोक्रेटिस की बात कर रहे थे। तो मेडिसिन वो है जो हम रोजाना खाते हैं जबकि हम सेहतमंद हैं, सेहत की सूरत में अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो वो हमारी मेडिसिन है, हम फूड को मेडिसिन के तौर पर खाएं।
यानी कि ऐसी चीज़ें खाएं जो हमें फ़ायदा दे, हमारी सेहत को बढ़ाए। एज ए मेडिसिन खाएं, जिस तरह हम दवाइयों को एज ए मेडिसिन खाते हैं बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। तो हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं, हर वक्त पैदा हो रही हैं, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते और केमिकल्स हैं, हर तरफ हमारे गिर्द केमिकल्स हैं, पानी के अंदर केमिकल्स हैं, हमारे घर के अंदर फ्यूम्स है केमिकल्स के, फॉर्मेल्डिहाइड है, फर्नीचर से, पेंट से, कारपेट से, जो फायर रिटार्डेंट्स हैं उनसे ये सब फ्यूम्स पैदा हो रहे हैं, ये हमारे अंदर जा रहे हैं। ये जो EMF है, ये 5G 4G 3G जितने भी जीज हैं और ये EMF है, ये सब टॉक्सिन्स हैं, ये सब केमिकल्स हैं, ये सॉर्ट ऑफ केमिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। इवन जो मोबाइल फ़ोन की जो सिग्नल्स हैं वो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स पैदा, लॉट्स ऑफ रिसर्चेस जो है वो हो चुकी हैं इन पर, वो एक अलग टॉपिक है। तो वो चीज़ सब, हम बीमार हो रहे हैं हर वक्त, हर लम्हा हमारे सेल्स जो हैं उन पर बर्डन जो है वो पड़ रहा है। अब हमने उनको रिवाइव करना है, हमने उनको उनकी सर्वाइवर को बढ़ाना है, ठीक है। इंसानी बॉडी के सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, 6 महीने के बाद इंसानी बॉडी तकरीबन चेंज हो जाती है, दोबारा बन जाती है। तो 6 महीने और 1 साल के दरमियान मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मुख्तलिफ टाइम होता है दोबारा बनने का। तो सेल्स जो है वो तो डिवाइड होते जा रहे हैं। तो हमने उसको फूड को एज मेडिसिन इस्तेमाल करना है कि ये हमारे सेल्स की फूड है, हमारे माइक्रोबायोम का फूड है, जो हम फूड खा रहे हैं, ये उनकी खुराक है, उनकी लाइफ है, ये हमारे सेल्स की लाइफ है। तो हम वो खाएं जो उनकी लाइफ को मेंटेन रखेगी, हमारे माइक्रोबायोम की, हमारे सेल्स की, हमारे न्यूरॉन्स की, हमारी पूरी बॉडी की। तो वो हमें फायदा देगी, हमारी लाइफ जो है वो एक्सटेंशन होगी, लाइफ एक्सटेंशन होगी, एंटी एजिंग होगी, लाइफ हेल्दी होगी, क्वालिटी लाइफ जो है वो बेहतर होगी, ठीक है। तो हमने फूड को अपनी मेडिसिन बनाना है और मेडिसिन को फूड बना लें, यानी कि वो जो मेडिसिन है, वो जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं दवाइयों के तौर पर, उसको हम समझें कि ये फूड है, ये हमने जब बीमार होंगे तब खाना है, कभी कभी खाना है। फॉर एग्जांपल अगर बीमार हुए तो फूड को मेडिसिन बना लें। और हमारा अल्लाह ताला ने क्योर ज़मीन में पैदा किया है, ज़मीन के अंदर हमारा हर चीज़ का इलाज है। अभी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ज़मीन से ऐसी चीज़ें पैदा हो चुकी हैं कि जो बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट कर रही है, क्योर कर रही है। ट्रीट नहीं, ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, क्योर इज डिफरेंट। ट्रीटमेंट इज सिम्टम सप्रेशन, क्योर इज इरेडिकेशन ऑफ डिजीज। तो ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, तो क्योर कर रही हैं और रिसर्चेज आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं बताया जाता, नहीं पता लगना दिया जाता। डॉक्टर्स को वो पता लगता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आकर बताते हैं उनको, जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है, जो कि बायस्ड होता है, रिसर्चेस फंडेड होती हैं, बहुत सारी ये कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है, उस तरफ नहीं जाता मैं। तो जमीन के अंदर हमारा इलाज है, कई चीज़ें अभी आने वाले सालों में, आने वाले जनरेशन्स देखेंगी ज़मीन से पैदा होने वाली। अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जो हमने पैदा की जिसका इलाज ना पैदा किया हो। वो इलाज फैक्ट्रीज में नहीं अल्लाह ने पैदा किया, वो ज़मीन में पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुई तो उन्होंने जाके दरख्त का पत्ता, अल्लाह ताला ने कहा फलाने दरख्त का पत्ता खाओ जाके, तो उन्होंने पत्ता खाया तो दर्द ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला ने शिफा पैदा की हुई है इन चीज़ों में। कि उसके बाद भी है कि दोबारा दर्द हुआ तो उन्होंने दोबारा खा लिया पत्ता तो ठीक नहीं हुआ, तो अल्लाह ने कहा कि मूसा शिफा हम देते हैं। तो हम कहेंगे तो इस पत्ता शिफा देगा, हम नहीं कहेंगे तो नहीं कह देगा। तो वो एनीवेज तो डॉक्टर शहजाद साहब, अगर आप फूड के बारे में कुछ हैंडी टिप्स उसी तरफ हाँ जी जी सर, उसी तरफ आ रहा हूँ। तो जमीन से जितनी चीजें पैदा होती हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जी, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं उनके, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, होते सारे फायदेमंद है। अब जिस तरह ने ब्लूबेरीज का बात की, तो ब्लूबेरीज की जो है वो पॉलीफिनोल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉप पर है। जो बीट रूट है वो भी वन ऑफ द टॉप एंटीऑक्सीडेंट पैदा करता है। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये इम्यूनिटी होती है प्लांट्स की, जो अटैक होता है उन पर, उनके खिलाफ ये पैदा करते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड के अंदर ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं इनऑर्गेनिक फूड की निस्बत।
जिनके अंदर बहुत कम होते हैं, प्लस उनके अंदर पेस्टिसाइड्स भी होती हैं, प्लस उसके अंदर खादें भी होती हैं, प्लस उसके अंदर हर्बिसाइड्स भी होती हैं, प्लस उसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑर्गेनिक फूड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जबकि जो पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स सारा वो कुछ लेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ज्यादा करेंगे, ऑलरेडी उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स कम है। तो हम जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी खुराक खाएंगे जमीन से आ रही है, वो मसाले हैं, वो नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कोई भी चीज जमीन से जो उग रही है, जो हलाल है हमारे लिए खाना, वो हमारी सेहत को अच्छा करेगा। कुछ चीजें जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट वाली है वो महंगी हैं, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो जो है वो जरूरी नहीं कि वो ही लें सिर्फ, तो दूसरी भी ले सकते हैं, तो वो ज्यादा खा लें आप। तो जो भी जमीन से चीज आ रही है वो खाएं, और रॉ फॉर्म में खाने की कोशिश करें। पका के एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं, विटामिन्स मिनरल्स तबाह हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसे पकाया है, किस ऑयल में पकाया है। तो ये फास्ट कुकिंग है, ये भी तबाही है सेहत की, प्रेशर कुकर ये तबाही है सेहत की। तो हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ से अटैक हो रहा है हम पे, क्यों हम बीमार हो रहे हैं। तो Why we get ill, इस पर हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। एनीवेज, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, ऑर्गेनिक खाएं। ऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दो नंबरी है, बहुत सारा फ्रॉड है। तो ऑर्गेनिक को भी धोकर अच्छी तरह खाएं। एक फ्रूट सब्जी पर 8-8 दफा स्प्रे होता है, जब से वो बच्ची होती है, बच्चा होता है, तो वो पैदा होना शुरू होता है और बड़ा जवान होता है, उस वक्त 8 दफा स्प्रे हो चुका होता है, 10 दफा स्प्रे हो चुका होता है। तो हम उसको 100% नहीं अवॉइड कर सकते। कुछ स्प्रेज ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक फूड्स पर होते हैं, वो उस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन वो भी हार्मफुल होते हैं। तो 100% ऑर्गेनिक मिलना पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है और महंगा है। फार्मर्स मार्केट में जाएं, डायरेक्ट फार्मर्स से कॉन्टेक्ट करें, तहकीक करें, छानबीन करें, लोगों से पूछें, उनका प्रोसेस देखें, सब कुछ देखें, भैंसों का गायों का दूध लें डायरेक्ट जाके फार्मर से। एनीवेज, तो वो आप रॉ फॉर्म में खाने की कोशिश करें, जितना सैलड्स खाएं, ज्यादा से ज्यादा सेलरी खाएं, केल खाएं, ब्रोकली खाएं, कैबिज खाएं, ये बेस्ट है। इसके अंदर DIM डाइंडोलाइल M फॉर मिथेन शायद होता है, तो वो होता है, वो एंटी कैंसर होता है, कैंसर के इलाज में भी फायदा होता है, कैंसर रोकने में भी बहुत सारी डिजीज के अंदर फायदेमंद होता है। वो खाएं, ये ग्रीन्स जितने खाएं, स्पिनिच खाएं जी, ग्रीन से आपके आयरन मिलेगी, आपको विटामिन K2 मिलेगा, तो आपके जो है वो कैल्शियम बोन्स के अंदर जाएगी, फिक्स करेगी। K2 कैल्शियम को फिक्स करती है बोन्स के अंदर, जो K2 नहीं होता तो कैल्शियम जो है आवारा कुत्ते की तरह जिस्म के अंदर फिरती रहती है, और कभी आर्टरीज के अंदर, कभी ब्रेन के अंदर, कभी कहीं के जाके कैल्सिफिकेशन कर देती है। K2 जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये खाएं, और साथ दही लें, प्रोबायोटिक, एप्पल साइडर विनीगर, रॉ ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनीगर विद मदर। आई लाइक ब्रैग्स, मेरी नज़र में ब्रैग ही सबसे अच्छा है, और वही सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। मैं दूसरे ब्रांड्स को रेकमेंड नहीं करता, अगर कोई है अच्छा तो होगा, तो वो कर सकते हैं। ब्रैग्स का इस्तेमाल करें, दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, साथ लेमन जूस इस्तेमाल करें। लेमन जूस मीन नेचुरल लेमन, नॉट बॉटल जूस, लेमन नेचुरल लेमन। आप उसके अंदर ऑर्गेनिक हनी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, मैं तो बगैर हनी के पीता हूँ। 2 चम्मच, 1 चम्मच, हाफ चम्मच, 1 टीस्पून से शुरू करें, 4 टेबल स्पून तक जाएं एप्पल साइडर विनीगर के, सुबह शाम लें। साथ फाइबर लें, प्रीबायोटिक, जो कि उसकी खुराक है, जो कि हमारे बैक्टीरिया की खुराक है, वो आप इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इसबगोल ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं। आपको चाहिए कि मिक्स्ड लें, मुख्तलिफ चीज़ें लें, मुख्तलिफ फाइबर से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बैक्टीरिया के जो फायदे होते हैं वो रिकम्बिनेशन करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेन्स बनते हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं, उनकी ऐसी ऐसी टाइप्स हैं जो अभी 1000 साल बाद पता लगेंगी, अभी पता नहीं लगी, अभी तो रिसर्च पता नहीं कहाँ तक पहुंची है। अब तो टारगेटेड प्रोबायोटिक्स पैदा बनने शुरू हो गए कि इस बीमारी के लिए ये प्रोबायोटिक है, इस बीमारी के लिए ये प्रोबायोटिक है। शायद तनवीर कह रहे थे IBS के लिए जो है, वो शायद प्रोग्राम से पहले उन्होंने कहा। तो अब तो टारगेटेड पैदा होने शुरू हो गए हैं। अभी तो ये बात पता नहीं कहाँ तक पहुंचनी है, अभी तो शुरू हुई है। तो ये हम मुख्तलिफ किस्म के फाइबर इस्तेमाल करें। फिर हम जब खाना खाएं तो उसके साथ कुछ दही ले लें, कुछ प्रोबायोटिक ले लें,
और ताकि वो हमें फ़ायदा दे दे, हमें एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाए। एप्पल साइडर विनेगर ले लें खाने के साथ भी, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करें क्योंकि प्रोबायोटिक जब जाएँगे, बैक्टीरिया जाएँगे तो पेट के अंदर प्रॉब्लम कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं है, पेट का सिस्टम सारा ख़राब है, तो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप करना पड़ेगा अपना। शुरू में गैस हो सकती है, बर्पिंग हो सकती है। अगर आपको सीबो है तो बहुत प्रॉब्लम होगी प्रोबायोटिक से, तो सीबो का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा पहले, वरना आप प्रोबायोटिक्स नहीं दे सकते। हाँ, आप सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, सैक्रोमाइसिस बुलाडी ले सकते हैं उसके अंदर। वो उसके भी बहुत फायदे हैं सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक को। सॉइल से याद है, जमीन के साथ अपना रिश्ता कायम करें, बेयर वॉक ही करें जमीन के ऊपर, खाली बगैर जूती के वॉक करें जमीन घास के ऊपर। आपकी बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक्स जाएंगे, माइक्रोबायोम जाएगा, जमीन का सॉइल प्रोबायोटिक जाएगा। बिल्ली रखें, बिल्ली से आपके अंदर जो है वो सॉइल माइक्रोबायोम जाएंगे, प्रोबायोटिक्स जाएंगे आपके अंदर। नेचर के साथ रिश्ता कायम करें, नेचर के जितना करीब जाएंगे, सन गेजिंग करें, सूरज को देखें, सन के अंदर लाइफ टाइम गुजारें, लाइफ को जो है वो सूरज का आदी बनाएं। सूरज की जो शुआएं जाती हैं हमारी आंखों के थ्रू, वे पाइनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं, मेलाटोनिन बनाती हैं, और बहुत सारे मेलाटोनिन के बेशुमार फंक्शन है बॉडी के अंदर। सिर्फ नींद नहीं है, सिर्फ सेरोटोनिन बनाना नहीं है, बेशुमार फंक्शन है। इट इज बेस्ट इम्यून मॉड्यूलेटर, इट इज बेस्ट एंटी कैंसर। सन गेजिंग करें 15-20 मिनट के लिए, और अपने घर के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल लाइट्स को खत्म करें, एलईडी बल्ब्स को खत्म करें, एनर्जी सेवर्स को खत्म करें, शाम के टाइम रोशनियों को कम कर दें, येलो लाइट इस्तेमाल करें फेसिंग अपवर्ड्स, और कम कर दें, डिम कर दें 5-6 बजे के बाद लाइट्स को, और डे के अंदर, डे टाइम के अंदर सनलाइट को यूज करें घर के अंदर। आर्टिफिशियल लाइट्स को कम कर दें। ये बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कर रही हैं, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को खत्म कर रही हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कर रही हैं। नेचर करीब जो आपके परदादा और परदादा के भी दादा करते थे वो करें, बिल्कुल पेंडू बन जाए अगर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो। जमीन से रिश्ता कायम करें, सूरज से रिश्ता कायम करें, ताजा सब्जियां खाएं, ताजा फ्रूट्स खाएं, कम मीठे जो फ्रूट्स हैं वो ज्यादा खाएं। ये जो मीठे फ्रूट्स हैं ये आर्टिफिशियली पैदा किए गए हैं, पहले फ्रूट्स इतने मीठे नहीं होते थे। ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ऑर्गेनिक खाएं, सेब को छील कर खाएं, उसके ऊपर वैक्स होती है, वो कैंसर करती है, या ऑर्गेनिक सेब खाएं। तो ये हर तरफ से हम बोंबार्ड हो रहे हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ डॉक्टर शहजाद साहब, सेब का छिलका नहीं खाना चाहिए? सेब अगर ऑर्गेनिक हो तो खाना चाहिए क्योंकि वो प्रीबायोटिक है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है तो उसके ऊपर वैक्स होती है। हाँ, ऑर्गेनिक फूड को भी आप जो है वो बेकिंग सोडा और एप्पल साइडर विनेगर या आम विनेगर डाल लें, उसके अंदर डालें, नीम गर्म पानी के अंदर वो डालें, साथ फेरी लिक्विड डालें, उसको 15-20 मिनट, आधे घंटे तक डिप रहने दें। जो आपने ऐसी चीजें खानी है जो छिलके के साथ खानी है या जिनका छिलका नहीं होता, तो उनको डिप रहने दें। डिप करके उसको उसके बाद निकाल लें, उसके बाद उनको पानी के साथ फिल्टर्ड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर के साथ उनको वॉश करें, और उसके बाद उनको फिर खाएं। ऑर्गेनिक को भी किसी पर यकीन ना करें, स्वाय अपने किसी पर यकीन ना करें खुराक के मामले में, और अपने जो खुराक पर इस्तेमाल करेंगे वो आपका बच जाएगा। लोग खुराक पर, अपनी सेहत पर नहीं इस्तेमाल करते, लोग बीमारी पर इस्तेमाल करते हैं। करोड़पति, अरबपति, मुझे पूरी दुनिया से लोग जी अच्छा, हेलो जी जी हेलो जी, हाँ जी, एक्चुअली मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी बेटी इंग्लैंड से मुझे बार बार स्काइप पर कॉल कर रही है, उसको पता नहीं है कि मैं बिजी हूँ। तो अच्छा तो चले सर, मुझे अभी पूरी दुनिया से लोग कांटेक्ट करते हैं रोजाना, लेकिन पाकिस्तान के लोग वर्स्ट हैं सेहत के मामले में। जब उनको पता लगता है पैसे खर्चने पड़ेंगे तो वो कहते हैं नहीं जी मैं ठीक हूँ। बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हैं, बड़े बड़े रिच लोग होते हैं, वो कहते हैं जब अस्पताल जाएंगे उस वक्त देखे जाएंगे, जब बीमार होंगे उस वक्त, ज्यादा बीमार होंगे, और ज्यादा बीमार वाले भी कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो पता लगता है कि इतने पैसे लगेंगे तो वो कहते हैं नहीं ठीक है मैं बीमारी ठीक हूँ। उनको नहीं अंदाजा कि ये बीमारी खत्म होगी, अब सेहतमंद होंगे तो पहले से ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो सेहत इतनी होगी वो आपको ज्यादा पैसे देगी। जो चाइना का रिचेस्ट पर्सन है, क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता है उसका हमेशा,
ये अलीबाबा वाला, अलीबाबा का जो मालिक है, अलीबाबा वाला का जैक मा। जैक मा ने कहा कि एक अगर बंदर को केला दिया जाए और 10 का नोट दिया जाए और एक इंसान को 10 का नोट और केला दिया जाए, तो बंदर केला लेगा और इंसान जो है वो 10 का नोट लेगा, क्योंकि बंदर को पता है केले का क्या फायदा है, उसको इंसान समझता है कि मुझे 10 के नोट के अंदर फायदा है। तो फूड अच्छा, इज डॉक्टर शहजाद फूड साहब हैज एनर्जी, फूड हैज फ्रीक्वेंसी, तो जी, इसको यूज करें, अपनी सेहत को ठीक करें, अपनी सेहत को दबाने को। जी आपने फूड के मुतल्लिक बात की है, तो अभी वैसे तो हमारा सेशन का ख़त्म करने का टाइम आ गया, लेकिन मैं अभी बहुत टेम्पटेड फील कर रहा हूँ कि आपसे एक फाइनल क्वेश्चन कर लूँ। आपने अंदर डायबिटीज़ का जिक्र किया था। फ़र्ज़ करें एक इंसान को लेट्स से टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपकी 5 रिकमेंडेशंस, टॉप 5 रिकमेंडेशंस क्या है, और उस इंसान के बारे में फूड के एतबार से कौन सी खुराक ज़्यादा कर दे, कौन सी कम कर दे, वगैरह वगैरह। जी, नंबर 1, एक अच्छा प्रोबायोटिक लें, मिक्स्ड प्रोबायोटिक, जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स हो और हाई डोज हो उसकी, और उसको लो से शुरू करें, बहुत लो से शुरू करें। बेस्ट तरीका होता है प्रोबायोटिक लेने का कि एक प्रोबायोटिक लें, एक स्ट्रेन हो और एक के बाद दूसरा ऐड करें, दूसरे के बाद तीसरा करें, आपको पता लग गया, आपकी बॉडी को पता लग गया कि कौन से आपके साथ मुवाफिक हैं, कौन से मुवाफिक नहीं है। उसके बाद मल्टी स्ट्रेन लिया जाए, ठीक है। और ये जो कंपनीज मुख्तलिफ बनाती हैं प्रोबायोटिक्स, ये चेंज की जाए कंपनीज, क्योंकि उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। और अच्छी कंपनी, बेस्ट खाने, जो फूड है और जो फूड से रिलेटेड चीजें, फूड सप्लीमेंट्स, विटामिन, ये सब चीजें, इनके बारे में, इनके लिए बेस्ट जो है वो ऑप्शन यूज करनी चाहिए। मैक्सिमम जितना आप खर्च सकते हैं वो, अब आप अगर आप ज्यादा खर्च सकते हैं तो आप ज्यादा बेस्ट चीज लें, सबसे महंगी चीज लें। जरूरी नहीं है सबसे महंगी चीज ही सबसे अच्छी हो, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता सकता हूँ, डॉक्टर तनवीर बता सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं बता सकते। तो वो आप सबसे अच्छी बेस्ट कंपनी यूज करें, चूज करें, और उनको रोटेट करें। इसको रोटेशन कहते हैं प्रोबायोटिक, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स उसकी रोटेशन करें। प्रोबायोटिक हो गया। प्रोबायोटिक में ही मैं साथ कह दूं कि दही खाएं, एप्पल साइडर विनीगर लें, ठीक है, और अचार करके अंदर डालें, उसके अचार के अंदर सिरका भी डालें, एप्पल साइडर विनीगर डाल दें, वो आपका प्रोबायोटिक बन जाएगा। टी प्रोबायोटिक है, टी बगैर मिल्क के लें, बगैर मिल्क के, मिल्क जब डालते हैं तो उसके पोलिफिनॉल्स मर जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं, आप डर्ट पी रहे हैं बेसिकली, आप चाय का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये दूध पत्तियां खत्म कर दें, ठीक है। ये टी नहीं जो भाई, ये जो प्रोबायोटिक है, सेट भी कर दें, ठीक कह है। रहे जी मैंने कर दी। क्या जी? ये तनवीर भाई अभी दूध और पत्ती पी रहे थे, मैंने इनको मना किया। जी, नेचुरल प्रोबायोटिक नेटो, ठीक है, हम्म, और सावर प्रॉट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक, नेचुरल प्रोबायोटिक लें, सप्लीमेंट्स भी लें और नेचुरल भी लें। जो सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते वो कम से कम नेचुरल तो ले सकते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक, नेटो, किमची, कंबूचा, टेफ, और जो है ये तो इतने जापानीज नाम है, उन्हें नाम ही इनके हमेशा बोल देते हैं। तो ये सारे जो है ये लें, अपनी लाइफ के अंदर ऐड करें, खाने के साथ खाएं, ठीक है। तो ये जितने ये नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं इनके लिए, ठीक है। किमची जो है उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को आती है, रास नहीं आती कुछ, तो वो ना लें, या जिसको पता है कि उसको रास आती है ठीक है वो लें, ठीक है। और ये नेचुरल प्रोबायोटिक्स लें, प्रोबायोटिक्स हो गया। इसके साथ प्रीबायोटिक्स लें, इसकी फाइबर लें, इसके साथ मिक्स फाइबर लें, ठीक है। ये हो गया, माइक्रोबायोम की खुराक हो गई। चीनी अपनी जिंदगी से निकाल दें, कार्बोहाइड्रेट्स अपनी जिंदगी से निकाल दें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, ठीक है। डबल रोटी, वाइट ब्रेड निकाल दें, ठीक है। उसके अंदर ब्रोमेट होता है जो आपके थायरोक्सिन की जो प्रोडक्शन है उसको ब्लॉक करता है, हेलॉइड है वो। क्लोरीन पानी के अंदर, फ्लोराइड पानी के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर, ये सब आपकी थायराइड की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर रही है, आपको पता ही नहीं है। आप थायरोक्सिन की टैबलेट्स दे जा रहे हैं, आप सोर्स को नहीं ब्लॉक कर रहे, वो आपकी थायरोक्सिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। T4 को T3 में कन्वर्जन को रोकता है। T3 इज आवर एक्टिव मेन थायरोक्सिन, नॉट T4। डॉक्टर्स को नहीं पता ये चीज। अच्छा, और ये किसकी बात हो रही थी? ब्रेड की। हाँ, वाइट, जितनी भी वाइट चीजें हैं इनको बंद करते हैं,
कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएं आप, होल मील खाएं, होल व्हीट फ्लावर खाएं, होल व्हीट बेस्ट है। आई वुड एडवाइस कि डायबिटीज के पेशेंट ग्लूटेन फ्री पे चले जाएं अगर वो वाकई अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। रिवर्स नहीं होगी, रिवर्स के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। बेहतर करना चाहते हैं तो ग्लूटेन फ्री पर चले जाएं। किसी भी किस्म की व्हीट बंद करते हैं। आप बाजरा खा सकते हैं, बाजरे के अंदर नहीं होती ग्लूटेन। ग्लूटेन फ्री व्हीट लेंगे तो उसके अंदर फिर फ्लावर, वाइट फ्लावर आ जाएगा, उसके अंदर वो आपको फिर कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे। ठीक है, आलू कम कर दें, बहुत कम कर दें, कभी कभी खाएं। शक्करकंदी खाएं, शक्करकंदी के अंदर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, तो उसके अंदर वो खाएं, कम मिकदार में खाएं, ज्यादा नहीं खाएं। जो भी खानी है ऐसी चीज जो सेहत के लिए अच्छी है लेकिन मीठी है, वो कम खाएं सेहत के हिसाब से। लेकिन उसके साथ आप फाइबर ले लें, उससे कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, इंसुलिन जो है वो स्पाइक नहीं करेगी। जब इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया आहिस्ता आहिस्ता, तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मीठी चीज लें, कभी कभी बदपरहेजी करें जरूर, बॉडी को उसकी जरूरत है, लेकिन साथ फाइबर ले लें बहुत सारा। इसबगोल का छिलका ले लें, चिया सीड्स ले लें, कोई सैलड खा लें, काफी सारा फाइबर ले लें ताकि वो एब्जॉर्ब उसका कम हो जाए, एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाए, आहिस्ता एब्जॉर्ब हो। ठीक है, दो चीजें हो गई। और तीसरी, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू कर दें, हल्की से शुरू करें, कम टाइम से शुरू करें और बढ़ाते जाएं, रोजाना बढ़ाते जाएं। लेटेस्ट रिसर्च है, अभी कल मैंने पढ़ी है लेटेस्ट, कि 12 मिनट की एक्सरसाइज आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर देती है। सिर्फ 12 मिनट की एक्सरसाइज, डजंट मीन कि आप 12 मिनट ही करें, आप ज्यादा करें, वो 1 आवर तक लेकर जाए उसको, लेकिन मिनिमम 12 मिनट की करें जरूर, और रोजाना करें, एक दिन छुट्टी दें, और उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ाएं और ड्यूरेशन को भी बढ़ाएं। तीन चीजें। चौथी चीज, पानी। मेजर चीज, 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर। पानी ज्यादा पिए। मैं ये कहूंगा कि 16 गिलास पानी पिए रोजाना। उसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट डालने या सी सॉल्ट डालें ताकि आपके अंदर नमकियात की कमी ना हो। तो वो आप उसको किसी में डाल लें, किसी में ना डालें, तो वो आप लें रोजाना 16 गिलास। हाइड्रेशन अच्छी रखें, हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 99% लोग हाइड्रेशन नहीं सही रखते अपनी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रही है। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। सुबह उठ के खाली पेट 2 बड़े गिलास पानी के पी लें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, वो टॉक्सिस बॉडी से निकलती है फिर वो पानी पी के। और पानी जो है वो फिल्टर्ड वाटर यूज करें, फिल्टर्ड वाटर, आम नलके का वाटर पानी ना यूज करें। और बॉटल वाटर जो बाजार में मिल रहा है वो ना यूज करें, उसके अंदर बीपी आता है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करता है, हार्मोन्स की ऐसी की तैसी कर देता है, और कैंसर करता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम करता है। लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम बीपीए की वजह से हो रहे हैं, बहुत से थैलेट्स आते हैं उसकी वजह से, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहा है। ठीक है, पानी बहुत जरूरी है, पानी सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी कितना पी रहे हैं और कौन सा पी रहे हैं। ठीक है, अपने घर में फिल्टर लगवाएं, और एक पानी के लिए एक पानी को अल्कलाइन वाटर करके पी। ठीक है, उसकी एक मशीन है खास, जेप्रिस मशीन है, अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, उसकी $500 की आती है वो। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो मशीन जो है वो खरीदें, उसको पानी को जो है वो उसके थ्रू गुजार के, फिल्टर्ड वाटर को उसके थ्रू गुजार के फिर पिए। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो बहुत ही अच्छी मशीन है। कई लोगों की दवाइयां छूट गई हैं सिर्फ उसके पानी पीने से। बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। और अल्केनाइन पानी को करके पिए, यानी उसके अंदर अगर आप नींबू डाल लेंगे तो अल्कलाइन हो जाएगा। नींबू वैसे तो एसिडिक होता है कि बॉडी के अंदर जाके अल्कलाइन हो जाता है, तो वो उसके अंदर नींबू डाल लें अल्कलाइन हो जाएगा। उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल लें, मीठा सोडा डाल लें, वो अल्कलाइन हो जाएगा। तो अल्कलिनिटी, डॉक्टर वॉर्डबर्ग की थ्योरी है जिसने कैंसर सेल पर रिसर्च की थी कि जिस्म के अंदर अगर अल्कलिनिटी होगी तो बॉडी को कोई बीमारी नहीं हो सकती। आज हमारी बॉडी एसिडिक है, हमारी खुराक की वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से एसिडिक लाइफ में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो अल्कलाइन करके पिए, उसको कैंजन वाटर कहते हैं। तो वो उसकी लिंक आपने लेना होगा, अपने उसको देना होगा तो मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, तो
पानी हो गया, और ये जो वाटर वाटर होता है जो दुकानों से मिलता है, स्टोर से मिलता है, ये कई कई महीने पुराना होता है। इसके अंदर कितना ज्यादा लीच किया होता है केमिकल्स ने, VPN ने, थैलेट्स ने, वो आप केमिकल्स पी रहे हैं। एनीवेज, पानी हो गया, उसके बाद ऑयल, घी पानी से भी ज्यादा जरूरी है कि हम कौन सा घी खा रहे हैं। ये वेजिटेबल ऑयल्स ही हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का सबब बन रहे हैं, बहुत ज्यादा कैंसर का सबब बन रहे हैं। ओमेगा 6 जो इनके अंदर होते हैं, ये जब बर्न होते हैं, इनका स्मोक पॉइंट बहुत थोड़ा होता है, ये फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं जो बॉडी के अंदर जाके तबाही पैदा कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन पैदा कर देते हैं। इनसे बचें, ये ना इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी बंद कर दें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते अच्छा ऑयल, तो आप इनको बहुत कम इस्तेमाल करें। सर कौन सा ऑयल है अच्छा ऑयल जो कि क्या हम है? तरीके से अच्छा ऑयल क्या है? हमारी कुकिंग होती है, फ्राइंग होती है, कौन सा ऑयल है जो कि वो टेम्परेचर को एक बर्दाश्त मिनट कर मैं ले? बता रहा हूँ ना, मेरी बात खत्म नहीं हुई। जी तो जी। अच्छा ऑयल क्या है? अच्छा ऑयल है, उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ओके। जिसके अंदर बहुत ज्यादा 2 नंबरी है, बहुत ही ज्यादा 2 नंबरी है। उसके अंदर यह है कि आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑलिव ऑयल, बहुत अच्छी पैकिंग, बहुत अच्छा स्टोर होगा, मेड इन इटली, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो इटली में तो बना होता है, लेकिन वो पैकेजिंग कहीं और हुई होती है, किसी और कंट्री में हुई होती है, और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन और जो उसकी आगे जो पैकेजिंग है, उसके अंदर इतने सारे मराहिल होते हैं, उसके अंदर इतने सारे चेंजेस की जाती हैं कि वो ऑयल असल ऑलिव ऑयल नहीं रहता। बहुत महंगा मिलेगा, आप कहेंगे मैं बेस्ट ऑलिव ऑयल यूज कर रहा हूँ दुनिया का, लेकिन आप जहर ले रहे हैं। सिर्फ कुछ ब्रांड्स हैं ऑलिव ऑयल के जो कि ऑथेंटिक हैं, जो एक्चुअली इटली के ब्रांड्स हैं, इटली में पैदा होते हैं, इटली में पैक होते हैं, और वो ही जाके मार्केट्स में बिकते हैं। वरना जो इटली में पैक नहीं होते, उसके अंदर चेंजेस की जाती है, उसके एडिशंस की जाती हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, बहुत कुछ होता है। फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ा माफिया है, ठीक है। वो मैं आपको दे दूंगा, नाम उनके दे दूंगा, आप दे दीजिएगा अपने व्यूअर्स को। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नंबर 1, और आप मिक्स मैच भी कर सकते हैं, कभी कोई ले लिया, कभी कोई ले लिया, कभी कोई ले लिया, और एक ही फूड के अंदर मुख्तलिफ डाल लिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। एवोकाडो ऑयल, मैकेडेमिया ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब जो है ऑर्गेनिक होने चाहिए, अच्छे स्टोर से होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए, और ग्रास फेड घी, ग्रास फेड घी, ठीक है, इसको जोर देना है। ग्रास फेड यानी घी हो, देसी घी हो, बटर हो, लेकिन वो भैंस गाय ग्रास फेड हो, उसकी खुराक जो है वो ग्रास हो। और ग्रास फेड के अंदर भी बहुत 2 नंबरी है। कुछ कंपनियां ग्रास फेड करती हैं, लेकिन साथ बाकी फीड भी दे रही है, तो वो लेबल्स देखने पड़ेंगे, कंपनी देखनी पड़ेगी, रेपुटेशन देखनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको दे दूंगा अगर आप चाहेंगे कि फुली ग्रास फेड हो, ठीक है, फुली ग्रास फेड हो, तो उनका घी जो है वो इस्तेमाल करें, वो सबसे बेहतर है, दी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छा है हमारा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, एग्जर्शन नहीं करते, तो आप मिक्स मैच करें, मिक्स एंड मैच, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ठीक है। तो देसी घी जरूर इस्तेमाल करें, बहुत फायदेमंद, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो ये 5 मैंने बता दिए, और भी हैं लेकिन ये कॉमन है, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल, द वर्स्ट ऑफ द ऑयल्स इज कनोला ऑयल। ये बैन हो गया था 1975 में। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके दोबारा मार्केट में लाया गया, डिफरेंट नाम के साथ, लिनसीड ऑयल के नाम से आता था। ये बेसिकली इट इज लाइक कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट खा रहे हैं। लोग समझते हैं कनोला ऑयल बड़ा हेल्दी है, ओमेगा 3 होते हैं, ओमेगा 3 एक तो होते हैं, ओमेगा 3 हमें ज्यादा चाहिए, ओमेगा 6 कम चाहिए होते हैं, तो इसके अंदर ओमेगा 3 ज्यादा 6 ज्यादा होते हैं। पहली बात, ओमेगा 3 कम होते हैं। दूसरी बात ये कि ओमेगा 3 6 जब बर्न करते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स बना देते हैं, उनका स्मोक पॉइंट बहुत कम होते हैं। ये हमें रॉ फॉर्म में चाहिए होते हैं, जैसे फिश ऑयल है, वो इस्तेमाल करना चाहिए रॉ फॉर्म में, ओमेगा 3 6 इस्तेमाल करें, पकी हुई फॉर्म में नहीं। तो ये 5 आपने कही थी, 5 मैंने बता दी। अगर आप 50 कहते तो फिर मैं आगे चाहता। अभी हम आज का सेशन क्लोज करते हैं डॉक्टर शहजाद साहब। मेरे ख्याल से ये डायबिटीज के ऊपर ना आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, तो इसके ऊपर हम अलहदा से सेशन कर सकते हैं जिसके ऊपर हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करें।
और बाकी जो आज तो हमने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स को टच किया है। हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर दोबारा चल सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, अगर लोगों को फ़ायदा होता है किसी चीज़ से तो उनके लिए मेरे पास टाइम है बिल्कुल, और आप टॉपिक चूज़ करके मेरे साथ कर सकते हैं डिस्कस कि कब करना है उसके बारे में प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह हम चलें करते हैं। सही। आप किसी भी टॉपिक के बारे में कर सकते हैं। ठीक है सर, हम इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा फिर लाज़मी प्लान करेंगे। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज दी है। तो और अल्लाह करे कि इसका मैक्सिमम फ़ायदा हो, अवाम आपकी बात सुने और इस पे अमल भी करें। सिर्फ़ तारीफ़ ना करें, अमल भी करें। तो डॉक्टर तनवीर साहब जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे जी। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही था। अपना ख़्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।